जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विजय कुमार फिर से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस पे। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि अभी हम अपने इस चैनल पे आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक अच्छा सा क्लास दे रहा हूं, जो आपके कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो वो सबसे फायदेमंद होने वाला है। ये वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मेरा हिस्ट्री बताने का कुछ तरीका अलग रहता है और मैं आपसे पहले भी वादा कर दिया हूं कि एक समय अगर आप रेगुलर मेरा वीडियो देखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंगुलियों पर मैं हिस्ट्री को गिना दूंगा। ये आपसे मेरा वादा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यानी कि मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा रहा हूं, और पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था यानी कि मोहम्मद गौरी के बारे में, और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हुए हमने तराइन के फर्स्ट युद्ध तक गए थे, यानी कि जो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक भयंकर झड़प हुआ था, भयंकर आक्रमण हुआ था, वहां तक तो हमने पढ़ लिया था। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी क्लास लाऊं अपने इस चैनल पे तो यूट्यूब आपको नौकर की तरह उसका नोटिफिकेशन पहुंचाने का काम करेगा। जहां तक मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, अगर उसको आप एक बार अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जाइए और इससे क्वेश्चन आ जाता है तो बिना किए आप छोड़ करके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन पे आपके दृष्टि को ले जाऊंगा, वहां तक ले जाऊंगा, एक इतिहास को जैसे एक कहानी की तरह बताऊंगा। जैसे आप समझते हैं ना कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है, तो आज से आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे कि हमने बताए थे कि जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने आए थे तो सबसे पहले झड़प उनका एक गुजरात के शासक थे भीम द्वितीय से हुआ था, और द्वितीय ने क्या किए, जब मोहम्मद गौरी हार गया तो वो पीठ दिखा करके भाग रहा था, तो जिंदा भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी को छोड़ दिए। एक सांप तो था मोहम्मद गौरी। और दूसरा का झड़प जब इनका तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हुआ, जो बहुत शक्तिशाली शासक थे, ये भी क्या किए, जब ये मोहम्मद गौरी हार गया ये भी जिंदा छोड़ दी। ये जिंदा छोड़ने वाला था क्या? जितना भी आक्रमणकारी आते थे भारत को लूटने के लिए, ये अच्छा काम, एक गलत व्यवहार करते थे भारत के साथ, और उस समय के हमारे शासक कुछ गलत निर्णय के चलते जिंदा छोड़ देते थे। युद्ध में हार जाने के बाद जिंदा छोड़ देते थे, वापस अपने देश चला। क्या एक बार हार कर वापस चला जाएगा दोबारा आपको छोड़ेगा? वो छोड़ेगा? अगर भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस भारत को सोना लूट कर केवल चिड़िया को छोड़ करके गया है। इस सब जितना भी आया है आक्रमणकारी लूटने के लिए भारत को, इसको मैं बहुत बढ़िया से पिछले वीडियो में बताया। दरअसल आज हम पढ़ेंगे तराइन का दूसरा युद्ध, और तराइन के दूसरा युद्ध में कैसे एक शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। कारण क्या था कि आखिरकार तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। जीतने के बाद यहां से ही क्या करता है, भारत को गुलाम बनाने का काम करता है, यानी कि भारत पर मुस्लिमों का विस्तार होता है जब इस तराइन के दूसरा युद्ध हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखिए कितना अच्छा कंटेंट के साथ मैं आपको समझाता हूं आखिरकार तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान क्यों हार गए। दरअसल आपको पता होगा कि मैंने पिछला जो क्लास लिया था आपको, उसमें मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के गया था कि आखिरकार इस इतिहास में जितना भी युद्ध हुआ है वो क्यों हरियाणा में ही हुआ है? क्यों हरियाणा में हुआ है? यानी कि हरियाणा में ही हुआ है। ये जो तराइन क्षेत्र पड़ता है ये भी हरियाणा का ही क्षेत्र है। तो आखिरकार इतिहास में अधिकतर युद्ध हुआ है, चाहे महाभारत का युद्ध मान लीजिए, पानीपत का प्रथम सेकंड, क्यों हरियाणा में ही हुआ है? एक लठ बजाने के लिए हरियाणा ही था क्या? हरियाणा ही था क्या? इसको मैं आपको अच्छे ढंग से एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये पड़ता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसके नीचे है मेरे प्यारे साथियों पाकिस्तान। पाकिस्तान और यहां पर पड़ता है राजस्थान। राजस्थान
यहाँ पर एक राजस्थान बहुत क्षेत्र में बड़ा राज्य है। यहाँ पर पड़ता है हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। यहाँ पर पड़ता है दिल्ली, दिल्ली। मेरा क्वेश्चन क्या था कि आखिरकार इतिहास में जितना भी युद्ध हुआ है आखिरकार इस हरियाणा में ही क्यों हुआ है? एक हरियाणा ही लठ बजाने के लिए था। तो इसको समझिए, आपसे इसका भी डाउट आपका क्लियर। अभी मेरा हमारा जो टॉपिक है उस पे नहीं गया है। एक कमेंट में जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था, आप बोला था कमेंट में बताने के लिए, उसका आप इस आंसर समझा रहे हैं। अब देखिए, इस अफगानिस्तान से जितने भी आक्रमणकारी आते थे वो सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर, यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्र यानी जो भी शासक थे उससे झड़प होता होगा। तो इसका मतलब यही ना हुआ यार कि इस पाकिस्तान के जो भी शासक थे वो कमजोर थे, तो अभी तो अरब से आने वाले या पाकिस्तान से वाले आक्रमणकारी इस वाले क्षेत्र को हरा करके आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही आ रहे थे राजस्थान में, तो राजस्थान का भी शासक क्या था? कमजोर ही था, तभी तो इससे आगे बढ़ रहे थे। अगर यहाँ के शासक मजबूत हो जाता, यदि मजबूत रहता, तो यहाँ पर ही इसको नहीं रोक लिया जाता। सारा लड़ाई यहाँ पर ही नहीं होता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, क्योंकि पाकिस्तान भी एक समय ऐसा था कि हमारा ही क्षेत्र था। ये तो हमारे देश के नायकों ने इस बंटवारे को अंजाम दिए हैं, लेकिन हमारा ही क्षेत्र था पाकिस्तान। तब क्या होता था, ये पहुंचते थे, यानी कि इसको हराते हुए अपने सत्ता विस्तार के लिए ये हरियाणा पहुंचते थे। अब दिल्ली था ना, दिल्ली में जो शासक बैठा था, मजबूत शासक, वो सोचता था कि अगर ये डायरेक्ट दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो बहुत क्षति होने वाला है। तो ये दिल्ली से क्या करते थे, हरियाणा चले आते थे और बोलते थे कि ये दूर से जो भी आक्रमणकारी आए हैं वो हारे थकाए हुए पहुंचेंगे हरियाणा। आज दिल्ली से हरियाणा नजदीक रहेगा तो हमारा जो भी खाने पीने या लड़ने वाला सामान रहेगा वो दिल्ली से आसानी से हरियाणा पहुंच जाएगा, और ये जो सेना आएगा अफगानिस्तान से, अरब से, वो हारे थकाई रहेगी, आसानी से हरा देंगे। यही कारण था दरअसल कि इस इतिहास में अधिकतर युद्ध कहाँ लड़ा गया? हरियाणा में। आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आज के टॉपिक पर बढ़ना चाहूं। चलिए देखिए, होता क्या था, यानी कि जब मोहम्मद गौरी तराइन के फर्स्ट युद्ध से हार करके वापस चले गए, तो एक और युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का क्या? दूसरा युद्ध। आखिरकार इस तराइन के दूसरे युद्ध में कैसे हार गए इतना शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान, इसको समझिए, और इसके बाद देखिए कैसे भारत गुलाम होता है। तो इसके समझने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका दृष्टि लेकर जाऊंगा, दृष्टि को जोड़ाऊंगा, यानी कि राजस्थान के कुछ इतिहास को। दरअसल मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं राजस्थान का मैप बनाऊं, यानी कि थोड़ा सा नक्शा बनाऊं, तो बोर्ड पर तो अभी इतना अच्छा बन नहीं पाएगा। फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको उसको समझाऊं, क्या आखिर कारण क्या था पृथ्वीराज चौहान को हारना। तो मैं थोड़ा सा बनाता हूं राजस्थान का नक्शा। मान लीजिए ये राजस्थान है, मान लीजिए ये क्या है? राजस्थान है। मान लीजिए क्या है? राजस्थान है। अब देखिए, यहाँ पर एक शासक हुआ करते थे जो शासन करते थे, यानी कि अजमेर, अच्छे से समझिएगा। अजमेर के एक शासक थे जिनका नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। अब देखिए, यहां पर एक क्षेत्र पड़ता था मोहवा, जहां के शासक थे परमणि देव चंदेल। मोहवा के शासक कौन थे? परमणि देव चंदेल। यहां के एक शासक थे कनौज, जो यूपी में पड़ता है, कनौज। यहां के शासक थे जयचंद। यहाँ का एक शासक थे, ये गुजरात मान लीजिए, राजस्थान के नीचे मान लिया, अच्छा सा मैप नहीं बना है। यहाँ के गुजरात के शासक थे कि भीम सेकेंड। कौन थे? भीम सेकेंड। अब देखिए, ये जो महुआ के एक शासक थे ना, परमणि देव, ये बहुत, इनके दरबार में दो बहादुर व्यक्ति रहा करते थे, जिनका नाम था अल्लाह
अलाउद्दौला, जिनका नाम क्या था? अलाउद्दौला। वो परमणि देव राय यानी कि महुआ के शासक के दरबार में रहा करते थे। ये बहुत ही बहादुर दो व्यक्ति थे। एक दिन क्या हुआ कि इन अलाउद्दौला से यानी कि परमणि देव राय को अनबन हो जाता है, यानी कि झगड़ा हो जाता है। झगड़ा शायद एक घोड़ा को लेकर के था। तो ये क्या करते हैं, अलाउद्दौला इनके क्षेत्र से, इनके दरबार से बाहर चले जाते हैं। अब ये इतना बहादुर थे कि इनको खलने लगा। अब फिर बुलाते हैं अलाउद्दौला को, महुआ के शासक परमणि देव राय, और इनसे माफी मांगते हैं और बोलते हैं इन दोनों से कि आप हमारी मदद कीजिए। आप क्या कीजिए? हमारी मदद कीजिए। हमें अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करना है और इनको क्या करना है? हराना है। क्या करना है? हराना है। अब ये मदद के लिए आ जाते हैं और माफी मांगते हैं, तो मदद के लिए आ जाते हैं और ये क्या करते हैं? चलिए हम इन पर आक्रमण करते हैं। और ये पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं? इस युद्ध में एक युद्ध होता है और इस युद्ध में अलाउद्दौला की हत्या हो जाता है। हत्या होने के बाद क्या होता है? अब परमणि देव चंदेल का एकदम यानी कि दुश्मन हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान। दरअसल यहाँ पर जब युद्ध होता है ना, तो एक शासक हुआ करते थे, वो बोलते हैं कि 12 वर्ष कुक्कड़ जीवे, 13 वर्ष 4 वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवन बेकार। दरअसल यह बात अलाउद्दौला को ही कहा गया था। किनको कहा गया था? अलाउद्दौला को ही कहा गया था। अब देखिए क्या होता है। अब इनसे क्या हुआ, यानी कि बहुत बड़ा झड़प हो गया, जिसमें अलाउद्दौला की हत्या कर दिए पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान हत्या करने के बाद अब महुआ के शासक परमणि देव चंदेल से इनका क्या हो जाता है? बहुत बड़ा दुश्मनी हो जाता है। अब देखिए क्या होता है। जब भी मैं जयचंद्र के बारे में पढ़ाता हूं ना, तो हमें याद आता है कि इस जयचंदों ने क्या किया? भारत को गुलाम बना करके रख दिया। इतना नकारा ये शासक थे ना कि भारत को गुलाम बना करके रख दिया। अब देखिए क्या होता है। इस कनौज के शासक की एक बेटी हुआ करती थी, जिनका नाम था संयोगिता। जिनका नाम क्या था? संयोगिता। एक कनौज के शासक जयचंद की एक बेटी हुआ करती थी, जिसका नाम क्या था? संयोगिता। संयोगिता एक बार घूमने के लिए कहां चल जाती है? दिल्ली चल जाती है। कहां चल जाती है? दिल्ली चल जाती है। दिल्ली जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली घूमने के लिए जाते हैं। अब क्या होता है? इन दोनों की मुलाकात दिल्ली में हो जाती है। कनौज के शासक जयचंद्र की बेटी संयोगिता का और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान का। अब ये दोनों मोहब्बत कर बैठे। अब जब मोहब्बत का बात आता है ना, तो प्यार मोहब्बत एक ऐसा चीज है ना कि किसी के जीवन को सक्सेस बना सकता है और किसी के जीवन को बर्बाद कर देता है। कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझिएगा, कि प्रत्येक व्यक्ति के आगे बढ़ने के पीछे किसी ना किसी रूप से महिला का हाथ होता है और प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी रूप से बर्बाद होने में महिला का ही हाथ होता है। अब ये दोनों क्या होते हैं? आपस में प्रेम प्रसंग कर बैठे हैं। अब चिट्ठी उट्ठी फेंका जाता है, नंबर फेंका जाता है और मैसेज का आदान प्रदान होने लगता है और बातें होने लगता है। किससे? यानी कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता से बात होने लगता है फोन पे। और पृथ्वीराज चौहान का कि बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर बैठे संयोगिता से, और संयोगिता एक गलती कर बैठी कि पृथ्वीराज चौहान को अपना बर मान बैठी। क्या मान बैठी? बर मान बैठी। अब देखिए क्या होता है। अब क्या हुआ कि जब इस बात की खबर लगी कनौज के शासक जयचंद्र को कि मेरी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम कर बैठी है, तो कनौज के शासक जयचंद क्या करते हैं? श्वेतंबर करवा देते हैं। क्या करते हैं? श्वेतंबर करवा देते हैं। यानी कि राज्य के जितने भी राजकुमार थे अपने दरबार में बुलवाते हैं और दरबार में बुलवाने के बाद अपने बेटी संयोगिता से बोलते हैं कि बेटी
इस राजकुमार में से जितना भी जो भी तुम्हें यानी कि इच्छा से जो भी तुम्हें वर पसंद है उस वर के गले में तुम माले को डाल दो। दरअसल यहाँ पर संयोगिता तो प्रेम प्रसंग कर बैठी थी, अपना पति मान लेती पृथ्वीराज चौहान को, और जितना भी शासक बुलाए थे ना, जितना भी राजकुमार बुलाए थे, वे उसमें पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट ही नहीं मिला था। अब देखिए यहाँ पर एक गलती और भी कर बैठे जयचंद्र कि जितना भी राजकुमार आए थे ना, वो अपना चप्पल और जूता जहां रखे थे वहां एगो प्रतिभा लगवा दीजिए पृथ्वीराज चौहान को। अब बोले कि बेटी ले जा गला ये माला ले और इस बैठे हुए जितना भी राजकुमार है इस राजकुमार के गले में डाल दे, अपने मन से तुम अपना वर चुन ले। अब क्या हुई, यानी कि संयोगिता जो भी उनके गलती किए हुए यानी कि जो प्रतिभा लगाया गया था, एक मूर्ति बनाया गया था पृथ्वीराज चौहान को उस जूते के पास, और ले करके उस माले को संयोगिता क्या करती है, उस मूर्ति के गले में डाल देती है। क्या हुआ, संयोगिता भी अपने मोहब्बत का प्यार का इंतजाम दे बैठी। अब इस बात को जब सारे राजकुमार देखे तो बोले कि आपने हमारा अपमान ही कराया है, जब पहले से ही तेरी बेटी को सेटिंग चल रहा था तो हम लोगों को बताने के लिए बुलाने के लिए क्या आवश्यकता था। अब जब इस बात की खबर लगी इस अजमेर की शासक यानी कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान को कि संयोगिता ऐसे ऐसे कर बैठी है, तब आप बताइए कि मान लीजिए एक कनौज के शासक जयचंद है ना, आमरेशपुरी का रोल ले रहे हैं। किसका, आमरेशपुरी का रोल रहे हैं, और इस दृश्य को देख करके संयोगिता क्या करते हैं, रूम में बंद कर बैठे हुए हैं। तो इस बात की खबर जब रूम में हीरोइन बंद हो जाएगी तो इस हीरोइन को ले जाने के लिए जरूर आएंगे कौन, हीरो। अब यहां से चल पड़ते हैं राजस्थान से इस संयोगिता को लेने के लिए कनौज। यहां पर कहा जाता है, यहां पर कहा जाता है जालिम है ओ दुश्मन, जालिम है ओ दुश्मन, जो प्यार के है दुश्मन, होने नहीं देंगे प्यार में दुश्मन, अरे लाएंगे लाएंगे तुझे दूर शहर से, तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के घर से। अब यहां से जो आते हैं ना, यानी कि पृथ्वीराज चौहान, वो डायरेक्ट जाते हैं जयचंद्र के यहाँ, और यहाँ से संयोगिता को उठा करके ले जाते हैं अपने राज, और शादी में मग्न हो जाते हैं, यानी कि शादी करके अब थोड़ा एंजॉय में लग जाते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि एक पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी इतिहास थे जिनका नाम था चंदर बरदाई, चंदर बरदाई, जो पृथ्वीरासु लिखने का काम किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चंदर बरदाई जब अपने शादी विवाह के एंजॉय में लगे थे तो क्या हुआ देखिए, अब कनौज यानी कि कनौज के जो शासक जयचंद्र थे, जब इनकी बेटी को उठा करके लेकर चले गए कहां, राजस्थान, यानी कि पृथ्वीराज चौहान, तो अब इनका दुश्मन हो गया, बिजोड़ दुश्मन कौन, पृथ्वीराज चौहान, यानी कि अब नाराज हो गए। अब नाराज होने के बाद ये पृथ्वीराज चौहान को यानी कि जयचंद्र कॉल लगाते हैं मोहम्मद किसको, गौरी को, कि भाई आजा मैं तेरा साथ दूंगा और हम लोग पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करेंगे। अब इस ऑफर को जब सुना मैं मोहम्मद गौरी, अब चल पड़ा। अब आने के बाद अब यहाँ का जो इतिहासकार थे इसके दरबार के, वे कहते हैं कि भाई यानी कि महाराज जो मोहम्मद गौरी है ना, जो युद्ध के लिए आया है, फिर से आक्रमण कर दिया है। तो इस वक्त थोड़ा एटीट्यूड में थे, शादी नया नया शादी किए थे, पत्नी के साथ एकदम ऐशो आराम सो करके बिता रहे थे। अब एटीट्यूड में आ गए तो बोल रहे हैं क्या कि वही मोहम्मद गौरी जिसको हम बार बार हरा दिए हैं, फिर से अरे चलो छोटी मोटी सेना लेकर के चलते हैं और इसको हरा देते हैं। अब छोट मोट सेना लेकर के चल दिए। और जब इस दोनों का आमना सामना हुआ, किसका, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का, तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ गेम खेलना शुरू कर दिया। गेम क्या खेला मेरे प्यारे साथियों, बोल रहा है ना कि ए पृथ्वीराज चौहान, मैं अपने भाई को एक लेटर लिखता हूं और अफगानिस्तान भेजता हूं कि तेरे साथ आखिरकार समझौता करनी है या युद्ध करनी है। अब जब इस बात को सुने ना तो यानी पृथ्वीराज चौहान थोड़ा नॉर्मल हो गए, क्योंकि गेम खेल रहा था मोहम्मद गौरी।
थोड़ा नॉर्मल हो गए और नॉर्मल हो करके अब सोचे कि अब ये लेटर लिखेगा, अफगानिस्तान जाएगा, उधर से जो भी आदेश आएगा तो देखा जाएगा। अब क्या हुए, शायद किसी संयोगवश वो अपने साथ संयोगता को भी लेकर गए होंगे वो उस युद्ध में। अब एक रात सोचे कि और सो लेते हैं इसके साथ, एक बार और सो लेते हैं इसके साथ। अब इस सभी सेनाएं इनके सो रही थी तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया, 4 बजे सुबह में इन पर आक्रमण कर दिया, यानी कि इसकी सोती हुई सेना पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। दरअसल मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर जो चंदर बरदाई थे ना, वे इसके दरबारी इतिहासकार थे और एक दरबारी इतिहासकार ये बोलते हैं कि ये घोड़ा हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान का, जिसका नाम था क्या, नाटेरंबा। नाटेरंबा ये घोड़ा यानी कि अरब से मंगवाते थे। अब देखिए इसी टाइप का घोड़ा मोहम्मद गौरी भी क्या मंगवाया था, एक घोड़ा अरब से मंगवाया था। ये खुद एगो दिखते हैं, यानी कि चंदर बरदाई जो इसके इतिहासकार थे ये लिखते हैं कि उसके घोड़े के नाम नाटेरंबा, हाई लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाटेरंबा किसके घोड़े का नाम है, तो पृथ्वीराज चौहान के। तो क्या हुए, एक सेम घोड़ा मोहम्मद गौरी यानी कि अरब से मंगवाए थे और वह जो घोड़ा था ना, नाचने वाला घोड़ा था। कहा जाता है यहाँ पर चंदर बरदाई लिखते हैं कि इस घोड़े को क्या किया मोहम्मद गौरी, यानी कि पृथ्वीराज घोड़े से बदल दिया। और जो एक मोहम्मद गौरी जो मंगवाया था घोड़ा, वो नाचने वाला घोड़ा था। जब मॉर्निंग में आक्रमण किया और उस घोड़े पर सवार हुए पृथ्वीराज चौहान, तो घोड़ा नाचने लगा, जिससे क्या हो गए, हम युद्ध को हार गए। कौन, पृथ्वीराज चौहान। तो यही युद्ध था जो 1192 में लड़ा गया, किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच, तराइन का दूसरा युद्ध। और इसी युद्ध के बाद अब यहाँ से मुसलमानों का सत्ता भारत पर विस्तृत रूप से विस्तार होने लगा, विस्तृत रूप से फैलने लगा। आप लोग कह सकते हैं कि भारत मुसलमानों का गुलाम हो गया। दरअसल इसी युद्ध का यही कारण था हारने का पृथ्वीराज चौहान का, जो नहीं प्रेम कर बैठते संयोगिता से, नहीं संयोगिता को अपने यानी कि यहाँ लाते, और नहीं जयचंद्र जैसे नकारा शासक उसको कॉल करते और बुलवाते। अब बताइए यहाँ पर तो मोहम्मद गौरी हरा दिया, किनको हरा दिया, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को। तो क्या आपको छोड़ने वाला है, आपको नहीं छोड़ने वाला है। अब इसके आगे क्या होता है, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध दरअसल एक कन्नौज क्षेत्र में आता है इस क्षेत्र, और कन्नौज के शासक कौन थे, जयचंद्र थे। और जब यह दिल्ली की गद्दी पर 1193 में दिल्ली की गद्दी पर मुसलमान सत्ता स्थापित कर लिया मोहम्मद गौरी, तो इसके आगे क्या होता है, 1194 ईस्वी में चंदावर का एक युद्ध होता है। और उस चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद्र को बुरी तरह से मोहम्मद गौरी हराया था, जो बुलाए थे किनको हराने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर भारत गुलाम हुआ है तो जयचंद्रों की वजह से हुआ है, नहीं कि किसी अलग की वजह, दूसरे की वजह से हुआ। मेरे प्यारे साथियों, अब ये रुकता नहीं है। अब जब भारत पे सत्ता स्थापित कर लिया, तो इसका विस्तार ही था कि मैं मुस्लिम साम्राज्य को विस्तार करूंगा। तो इसके साथ एक इसका सेनापति आया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी दरअसल 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि पहले बंगाल पर आक्रमण करता है, और बंगाल पर आक्रमण करने से पहले वो क्या करता है, बिहार पर बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है, जो मोहम्मद गौरी का यानी कि सैनिक था। और बिहार पर आक्रमण किया तो बिहार के बड़े यानी कि धर्म ग्रंथ मतलब बड़े कॉलेजों महाविद्यालयों को यानी कि नष्ट करवाने का काम किया। जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट तोड़वाने का काम किया, और हिंदुओं का ग्रंथ यानी कि धर्म से जुड़े एक विक्रमशिला को भी तोड़वाने का काम कौन किया, मोहम्मद गौरी के जो सैनिक था बख्तियार खिलजी, उसने। और इसके आगे बख्तियार खिलजी ने 1205 में बंगाल पर आक्रमण करता है, और बंगाल के आक्रमण करने के बाद वहां लक्ष्मण की सेना को हराता है, और अपना मुस्लिम साम्राज्य को क्या करता है, विस्तार करता है। इसके आगे अब देखिए क्या होता है,
इसके आगे यानी कि 15 मार्च 1206 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी थे ना, ये खाखरो एक जाति पड़ता है, खोखरो एक जाति पड़ता है। खोखरो जाति जो जाट के प्रजाति में ही आते थे, यानी कि इस पे आक्रमण करता है। जब जाट का बात किया जाता है तो जाट बहुत ही मतलब एक अपने आप में बहुत विशाल थे, और यहाँ पर जब जाट पर आक्रमण करता है तो इतिहास यानी कि दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि जाटों ने क्या किया, यानी कि मोहम्मद गौरी का 1206 में राम नाम सत्य कर दिया। ये दूसरे इतिहासकार बताते हैं कि जाटों ने 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गौरी का खत्मा कर दिया, यानी कि मृत्यु कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इनके दरबार में एक कवि यानी कि एक इतिहासकार आते थे जिनका नाम क्या था, चंद्र बरदाई, जो अपने पृथ्वी रासो एक मस्त किताब था, उसमें लिखते हैं कि जब मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो यह पृथ्वीराज चौहान चौहान को मोहम्मद गौरी लेकर के अपने देश, अपने राष्ट्र अफगानिस्तान जाता है। अब अफगानिस्तान जाने के बाद दरबार लगवाता है और दरबार में इनको खड़ा कर देता है। अब दरबार में खड़ा करने के बाद क्या होता है कि अब ये राजपूत शासक थे, तो ये अपना आंख में आंख मिला करके बात करते थे, थोड़ा एटीट्यूड में आ गए और थोड़ा गेम भी खेल दिए, थोड़ा कॉमेडी भी कर दिए होंगे, मान लीजिए राजपूत शासक थे। अब क्या होता है, तो बोल रहा है कि मेरा दरबार है, मोहम्मद गौरी कह रहा है कि ओए पृथ्वीराज चौहान, ये मेरा दरबार है, तू इस दरबार में आंखें नीचे करके बात करो। तो ये बोलता है कि हम राजपूत है, कभी सर झुका नहीं सकते हैं, सर को कटा सकते हैं। तो क्या करता है यहाँ पर मोहम्मद गौरी, इस पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंखें निकलवा करके छुड़वा देता है, दोनों आंखें निकलवा करके छुड़ा देता है। अब छुड़वाने के बाद क्या होता है कि एक अफगानिस्तान में एक प्रतियोगिता हो रहा था। अब प्रतियोगिता के बाद तो होता क्या है, उस प्रतियोगिता में यानी कि चंद्र बरदाई भी जाते हैं और उस प्रतियोगिता में कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान शब्द बाण चलाना जानता है, शब्द बाण चलाना जानता है। ये देख करके कोई मतलब आश्चर्यचकित में पड़ गया। और मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए हम पुलिस में नौकरी कर रहे हैं और रात का समय हो गया है और मेरे आवाज के हिसाब से मुझे गोली चलानी है, दुश्मन को मारना है, तो मैं कैसे मारूंगा कि गोली जाकर एकदम फिट उसी को लगेगा। इसी को बोलते हैं आवाज के सहारे ऐसा मतलब निशाना कि जाकर के व्यक्ति को लग जाए, इसे शब्द बाण बोलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं यानी कि चंद्र बरदाई कि पृथ्वीराज चौहान शब्द बाण चलाना जानता है। तो उस प्रतियोगिता में बैठे थे मोहम्मद गौरी, तो बोल रहे हैं ठीक है, बोलते हैं कि चलाने को। तो यहाँ पर देखिए गेम कैसे खेल रहे हैं, यानी कि चंद्र बरदाई बोल रहे हैं कि आप भी एक शासक है, यानी कि एक राजकुमार है, और ये भी पृथ्वीराज चौहान भी एक राजपूत शासक है। शासक का कभी बात नहीं मानेगा, इसलिए अगर दूसरा कोई कहेगा तब मानेगा। बोला कि ठीक है। अब कहते हैं, अब इसको विद्या मतलब बताते हैं चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान को कि 4 बांस 20 गज, 4 गांस 20 गज और सम दूरी प्रदान, टाऊ पर सुल्तान बैठा, चुप मत चौहान। अब ऐसे जब सुना तो ऐसे लगाते हैं, तीर को उठाते हैं और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी का खत्मा कर देते हैं। तो दरअसल ये बात चंद्र बरदाई अपने बुक पृथ्वीरासो में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, मोहम्मद गौरी का हत्या किया। अब ऑप्शन के हिसाब से आपको जैसा ऑप्शन आएगा वैसा टिक कीजिएगा, नहीं तो खोखरो जाति आएगा तो खोखरो कीजिएगा। बस आज की क्लास में ऐसा ही, इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।